आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। जैसा कि हमने बात की, बैक्टीरिया में बहुत सी डिफरेंट टाइप की वैरायटीज मौजूद हैं, तो बैक्टीरिया को हम कुछ क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। रेस्पिरेशन की बुनियाद पर भी बैक्टीरिया को ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, कि इनमें रेस्पिरेशन किस किस तरह की मौजूद हैं। तो रेस्पिरेशन की बुनियाद पर हम दो बैक्टीरिया के ग्रुप बनाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया बेटा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत मौजूद है, जबकि ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, दे आर नोन एज एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए अवेलेबिलिटी की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती। देन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन तमाम लिविंग सेल्स में होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ बैक्टीरिया में होती है, यीस्ट में होती है, कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स के मसल्स में खास हालात में आके होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड है, तमाम ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड है कि वो ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन चाहिए है, लेकिन इसके अंदर एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीट होती है, यानी कि ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, जबकि एनारोबिक के अंदर ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। एरोबिक के अंदर जो प्रोडक्ट बनती है डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम भी रिलीज करते हैं, वाटर एंड एनर्जी। ये तीन चीजें एज अ प्रोडक्ट बनती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरह की है, यीस्ट के केस में कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बनती है, साथ में थोड़ी सी एनर्जी भी बनती है, जबकि मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है या एनर्जी बनती है। तो बेसिक हमने डिफरेंस देखे एरोबिक रेस्पिरेशन और इनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क है, इनकी प्रोडक्ट्स में क्या फर्क है और इनके काम करने के अंदाज क्या हैं। देन रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कैसे होती है आप यहां देख सकते हैं। देयर इज अ ग्लूकोज आई, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल्स में जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस हुई, उससे एटीपी बनी और लैक्टिक एसिड बन गया, यानी कि हमने जस्ट एक स्टेप में एनर्जी रिलीव करवा ली है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है तो तब लंबी चेन चलती है, रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, लंबा होता है, और उससे हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। फैक्युलेटेटिव बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं, विच कैन ग्रो इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। माइक्रोरिफिक बैक्टीरिया, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो नहीं करते, उनको अपने अच्छी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और वो एनारोबिक एनर्जी से ही अपना गुजारा करते हैं। देन एग्जाम्पल की बात करें, स्यूडोमोनास की एग्जाम्पल है एरोबिक बैक्टीरिया की, यानी कि स्यूडोमोनास एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। स्पाइरोचीट बैक्टीरिया एग्जाम्पल है एनएरोबिक बैक्टीरियम की। स्पाइरोचीट बैक्टीरिया एनएरोबिक बैक्टीरिया है। इकोलाई बैक्टीरिया फैक्युलेटेटिव बैक्टीरिया है, यानी कि ये ऑक्सीजन के होते हुए या गैर मौजूदगी दोनों के अंदर ये ग्रो कर सकता है। कैम्पाइलोबैक्टर माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है, यानी कि कैम्पाइलोबैक्टर अच्छा ग्रो उस टाइम करेगा जब ऑक्सीजन कम होगी, ज्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, एक बैक्टीरिया बहुत से कम टाइम में 2 से 4 से 8 होता हुआ बहुत से बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम, एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड होने का टाइम सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट के दौरान एक बैक्टीरिया से 2 बनते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और ये सिलसिला चलता ही रहता है। बैक्टीरिया के रिप्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो बेसिकली बाइनरी फिशन है। बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है और बाइनरी फिशन को हम एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि एक बैक्टीरिया था, वो दरमियान में से 2 हो चुके और 2 होने के बाद वो 2 सेपरेट बैक्टीरिया में बन गया, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन, यानी कि एक बैक्टीरिया का 2 बैक्टीरिया में टूट जाना बाइनरी फिशन कहलाता है। तो इसी तरह से बाइनरी फिशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सबसे पहले पेरेंट सेल्स इनलार्ज होता है, पेरेंट सेल्स अपने साइज को इंक्रीज करता है, फिर उसके क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड होती है और ये सेल एक की बजाय 2 की शक्ल में आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। देन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, आप जब भी बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं तो बैक्टीरिया एक खास अंदाज में ग्रो करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ आता है, एक कर्व आता है, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सबसे पहले हम बात करेंगे जी जनरेशन टाइम की। जनरेशन टाइम वो टाइम पीरियड है, वो टाइम स्पैन है जिसके दौरान 2 स्पीशीज, द इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन, एक बैक्टीरिया से अगले बैक्टीरिया बनने का जो अमल है
दैट इज बेसिकली जनरेशन टाइम। एक बैक्टीरिया का दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होने के लिए जितना भी टाइम आता है वो जनरेशन टाइम कहलाता है। जब भी आप बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं किसी ट्यूब में, किसी पैटी डिश में, तो सबसे पहले बैक्टीरिया की अमाउंट बहुत ज्यादा कम होती है और काफी देर तक ये मिकदार कम ही रहती है। इस फेज को हम नाम देते हैं लैग फेज का। इससे मुराद यह है कि बैक्टीरिया अभी डिवाइड नहीं कर रहे, बैक्टीरिया जस्ट अपने आप को तैयार कर रहे हैं डिवाइजन के लिए। उसके बाद हम देखें तो हमें ग्राफ बहुत ज्यादा ऊंचा जाता हुआ नजर आता है। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं। इस फेज को हम कहते हैं लॉग फेज, लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। इस फेज पे आके बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बैक्टीरिया बहुत कम टाइम में ज्यादा सारा इंक्रीज करते हैं, तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। अब आप देख सकते हैं कलर के मुताबिक यहाँ पे फ्लू सेल्स से, जबकि अब ये कलर रेड हो रहा है, यानी कि सेल्स की अमाउंट काफी ज्यादा हो गई है, ग्रोइंग सेल्स की अमाउंट ज्यादा हो गई है। देन एक टाइम ऐसा आता है कि ये ग्राफ बिल्कुल रुक जाता है, ग्राफ बिल्कुल स्टेशनरी हो जाता है। इस फेज को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, बिकॉज जितने बैक्टीरिया नए बन रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया मर भी रहे हैं। डेड सेल्स से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उतने बैक्टीरिया मरते भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल नेट रिजल्ट आपके पास जीरो हो जाता है। इसलिए इस स्टेज को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, क्योंकि हमारा ग्राफ इस स्टेज पे आके बिल्कुल रुक सा गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ डिक्लाइन कर रहा है। अगर आप कलर मैचिंग करें तो हमारे ज्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो अब डेड फॉर्म में आ गए हैं। उसकी क्या वजह है? वजह बहुत इसकी बेसिक सी वजह है कि चूंकि आपने इस बैक्टीरिया को एक मीडियम में ग्रो करवाया है, शुरू में बैक्टीरिया ने बहुत अच्छा ग्रो किया, अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रिशन की अमाउंट कम हो गई। बैक्टीरिया को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे अब वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है। बैक्टीरिया अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए एनर्जी नहीं हासिल कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर बैक्टीरिया मर रहे हैं और हमारा ग्राफ नीचे आ रहा है। तो इस तरह से इस फेज को हम कहते हैं डिक्लाइन फेज। तो 4 फेजेस हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ की, शुरू में कम, फिर बहुत ज्यादा, फिर रुका हुआ और फिर डिक्लाइन। तो ये 4 फेज बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व बनाती है। देन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन हमने पहले भी पढ़ा। कंजुगेशन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई के जरिए दो बैक्टीरिया आपस में कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के बाद ये अपना जीन्स मटेरियल यहाँ से अपने दूसरे पार्टनर की तरफ भेज सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कंजुगेशन के प्रोसेस से नाम से जानते हैं। कंजुगेशन के प्रोसेस को सेक्सुअल प्रोसेस के नाम से भी जाना जा सकता है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व होने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम कंजुगेशन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं जी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? द वर्ड इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम इकोलॉजी। इकोलॉजिकल का वर्ड इकोलॉजी से डिराइव किया गया है, यानी कि माहौल पे। तो बैक्टीरिया के माहौल पे क्या असरात हैं, माहौल के लिए बैक्टीरिया कैसे इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर 1, डिकम्पोजिशन। जैसे कि हमने पहले बात की कि डिकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिकम्पोजर्स ना होते तो हमारे ये न्यूट्रिएंट्स, हमारी ये चीजें डिकम्पोज होके, रिसाइकल होके हमारे दोबारा इस्तेमाल में ना आती। तो सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो डिकम्पोजिशन है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर डिकम्पोजर्स। ये आपके न्यूट्रिएंट्स को, आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, दोबारा से सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि प्लांट्स इसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके अपनी रिक्वायर्ड चीजें तैयार कर सकें। द सेकेंड स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत से बैक्टीरियाज के पास नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी मौजूद है। हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सी नाइट्रोजन मौजूद है, बट दैट नाइट्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में। हमारे एटमॉस्फेयर का 70% से ज्यादा जो पोर्शन है वो नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स इस नाइट्रोजन का फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन इस फॉर्म में चाहिए है, ना कि इस फॉर्म में। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं, वो इस N2 को इस NO2 और NO3 में कन्वर्ट करते हैं और तमाम ऑर्गेनिजम्स को ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो इससे आपकी फसलों की, आपके पौधों की फर्टिलिटी, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि बैक्टीरियाज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। नंबर 2 इज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बनाए हुए हैं। जैसा कि लाइकन की बात करते हैं, लाइकन्स के अंदर एक बैक्टीरिया और एक फंजाई या एक एल्गी और एक फंजाई आपस में रिलेशन बनाते हैं। इस रिलेशन के नतीजे में फंजाई और एल्गी दोनों को, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों को बेनिफिट्स मिलते हैं। इस तरह से माहौल में अच्छे ताल्लुकात पैदा होते हैं। तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप भी इसका एक बहुत अहम जरिया है। पैरासिटिक रिलेशनशिप्स, ये ऐसे रिलेशनशिप हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होता है और दूसरे पे डिपेंड करता है। दूसरे को हम होस्ट के नाम से जानते हैं। तो पैरासाइट और होस्ट का जो रिलेशन है
ये रिलेशन भी बहुत फ़ायदेमंद रिलेशन है। चीज़ों को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, कमर्शियल यूजेस। कमर्शियल यूजेस ऐसे इस्तेमालात हैं, बैक्टीरियाज को हमने अपनी इंडस्ट्रीज में और अपने डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये सारी बैक्टीरिया ही की वजह से हैं। देन दीज ऑल पॉइंट्स आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी में, हमारे माहौल में बैक्टीरिया कैसे इंपॉर्टेंट है। देन देर इज नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइकिल किसी ऐसे साइकिल को कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो जहां से इनिशिएट होता है एंड पे आके अपना वहीं उसी स्टेप पे आके रुकता है। ऐसे प्रोसेस को जो एक रिपीटेड मैनर में चलता रहे, इसको हम साइकिल के नाम से जानते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल, ये भी नाम ही से वाजह है। नाइट्रोजन का हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट फॉर्म्स में घूमना, सर्कुलेट करना, दोबारा वापस आना, फिर बनना, दोबारा वापस आना, इसको हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस नाइट्रोजन साइकिल में बहुत ज्यादा है। हमने बात की एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मौजूद है। ये नाइट्रोजन प्लांट्स को देने के लिए हमें बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, नाइट्रेट्स पौधों में जाती है, पौधों को ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, फिर इनकी बॉडीज को डिकम्पोज कर दिया जाता है, डिकम्पोज करते हैं और अगेन ये फिर आपके नाइट्रोजन हवा में चली जाती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का डिफरेंट सर्कल्स में इंसुलेट करना। फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, अमोनिफिकेशन के प्रोसेस में काम करते हैं और इस तरह से ये तुम पूरे स्टेप्स को चलाते हैं। तो इस साइकिल को हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं, जिसमें नाइट्रोजन सर्कुलेट करती है एटमॉस्फेयर और जमीन के दरमियान। सो द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि बैक्टीरिया की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसी तरह से बैक्टीरिया इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करते हैं। एक कंट्री की या एक सोसाइटी की इकोनॉमिक्स के अंदर बैक्टीरिया का रोल है, कैसे बैक्टीरिया इंपॉर्टेंस है, वो हम बात करने वाले हैं। बैक्टीरिया के दो बेसिक बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। कौन कौन से? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि योगर्ट प्रोड्यूस करने के काम आता है। बिल्कुल कॉमन सा एक फिनोमेना है कि हम सब घरों में क्या करते हैं, मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं, चीज में कन्वर्ट करते हैं। इसमें भी जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। इसी तरह से एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया है जिसे हम ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे ई कोलाई भी कहते हैं। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को बहुत सी चीजों के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है और इससे हम बहुत सी चीजें प्रोड्यूस करवा रहे हैं, जैसे लाइक ह्यूमन इंसुलिन एंड ग्रोथ फैक्टर। शुगर के पेशेंट्स को लगने वाले इंसुलिन के इंजेक्शन बेसिकली इसी बैक्टीरिया की मॉडिफिकेशन से हासिल होते हैं। और इसके अलावा बहुत से अमाइनो एसिड्स हैं, वाइटामिन हैं और एंजाइम्स हैं जो कि हम इन बैक्टीरिया की मदद से पैदा कर रहे हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से हैं बैक्टीरिया के? हार्मफुल इफेक्ट्स ये हैं कि बैक्टीरिया जहाँ पे हमारे लिए फायदे का सबब बनते हैं, वहीं पे बैक्टीरिया बीमारियां भी फैलाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारियां फैलाते हैं उन्हें हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। और इसके साथ साथ बैक्टीरिया हमारी फूड को भी स्पॉइल करते हैं। बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर, इस चीज का हमें बहुत फायदा है, लेकिन समटाइम बैक्टीरिया हमारी अच्छी चीजों को, हमारी फूड को, हमारे खाने की चीजों को भी डिकम्पोज करके उन्हें स्पॉइल कर देते हैं। मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास 200 स्पीशीज बैक्टीरिया की ऐसी हैं जो बीमारियां फैलाने में काम करती हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज जो कि बीमारियां फैलाती हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का सबब बनते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस स्किन इन्फेक्शंस में काम करती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ट्रेपोनोमा पैलिडियम है, या पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग भी करता है कैम्पेलोबैक्टर, और इसके अलावा बहुत से बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे बीमारियां फैलाते हैं। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, तो जो हमने देखा कि बैक्टीरिया हमारे लिए डेंजरस हैं, पैथोजेनिक हैं, बीमारियां फैला सकते हैं। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? 3 मेथड है हमारे पास कंट्रोल करने के। नंबर 1 फिजिकल मेथड, नंबर 2 केमिकल मेथड एंड नंबर 3 इम्यूनाइजेशन। यानी कि किसी फिजिकल मेथड से बैक्टीरिया को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? ऐसा मेथड जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को किसी हीट दे के, रेडिएशन से या फिर हम फिल्ट्रेशन से बैक्टीरिया को रिमूव कर दें। हीट से बैक्टीरिया को मारना फिजिकल मेथड है। रेडिएशन से शुआएं देना, उन्हें खतरनाक वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, इंफ्रारेड रेडिएशन से बैक्टीरिया को मारना। फिल्ट्रेशन, हम अपनी जरूरत की चीज को फिल्टर कर लें, बैक्टीरिया उस फिल्टर पेपर में से ना गुजर सकें, तो भी हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल रिमूवल बाय यूजिंग सम फोर्स और प्रेशर अप्लाइड, हम बैक्टीरिया को सेपरेट कर दें। ये कुछ मेथड्स हैं फिजिकल कंट्रोल के। इसके अलावा केमिकल कंट्रोल क्या है? केमिकल कंट्रोल के अंदर हम माइक्रोब्स को इंक्लूड करते हैं। कुछ केमिकल कंपाउंड्स को, कुछ माइक्रोब्स को यूज करके हम केमिकल मेथड से बैक्टीरिया को किल करवा देते हैं और बैक्टीरिया से फ्री हो जाते हैं। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, चीज पे डिपेंड करता है
आप इन दोनों में से कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, केमिकल और फिजिकल, दैट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसको हीट से बचाना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए हीट वाला मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट चीजों पे, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिचुएशन यूज करना चाहेंगे। डिग्री ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड, और आप कंट्रोल कितना चाहते हैं। आर यू रिक्वायर्ड 100% प्योरिटी, क्या आप 100% बैक्टीरिया को साफ करना चाहते हैं, या थोड़ा सा कम करके भी आपका गुजारा हो सकता है। इन कंडीशन पर डिपेंड करता है, और फिर आप अपने लिए सूटेबल और ऑप्टिमम कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। फिजिकल कंट्रोल में हमने बात की कैसे कंट्रोल करते हैं। या तो हम चीज को बहुत ज्यादा हीट अप करते हैं, हीट करने से बैक्टीरिया मर जाते हैं, फिल्टर कर लेंगे, या फिर से बहुत ज्यादा ठंडा कर दें तो इतने लो टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते। हाई प्रेशर देने से नमी को दूर कर दिया जाए, खुश्की में भी बैक्टीरिया मर जाते हैं। डेसिकेशन से हम देखते हैं पुराने जमानों में गोश्त को सुखा लिया जाता था, फलों को ड्राई कर लिया जाता है, ड्राई फूड्स की फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि फंजाई और बैक्टीरिया बगैर पानी के ग्रो नहीं कर सकते, तो पानी की मौजूदगी में हमारी वो चीज महफूज हो जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर दे के सोल्यूशन बना के साल्ट की अमाउंट ज्यादा करके भी हम उसको ब्रस्ट करवा सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ले सकते हैं। रेडिएशन, बहुत सी शुआएं खतरनाक, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, इन चीजों के इस्तेमाल से भी हम अपने बैक्टीरियाज कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल, हमने अभी जिक्र किया कि ऐसा कंट्रोल जो किसी केमिकल कंपाउंड, किसी केमिकल एजेंट की मदद से किया जाता है, हम केमिकल कंट्रोल कहते हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं। नंबर 1, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर हम माइक्रोब्स को किसी ऑब्जेक्ट या किसी सरफेस से निकाल देते हैं बाय यूजिंग सम केमिकल्स। किसी केमिकल का इस्तेमाल करके किसी चीज की सरफेस के ऊपर से बैक्टीरिया को रिमूव करना डिसइंफेक्शन कहलाता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को या माइक्रोब की ग्रोथ को मुकम्मल तौर पे रोक देते हैं और उनकी लाइफ को खत्म कर देते हैं। ऐसे एजेंट्स को हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के नाम से जानते हैं। देन डिफरेंसेस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। इससे पहले हमें स्टेरिलाइजेशन को समझना पड़ेगा। स्टेरिलाइजेशन होती क्या है। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम तमाम माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। किसी भी सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले तमाम माइक्रोब्स को खत्म करना, जिसमें वायरस, एंडोस्पोर्स और माइक्रोबाइसाइडल हर तरह के ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, इनको खत्म कर देना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। जबकि डिसइंफेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम वेजिटेटिव पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरियाज को तो किल करते हैं, लेकिन उनके एंडोस्पोर्स और उनकी बाकियात को हम खत्म नहीं कर पाते। तो हमने देखा स्टेरिलाइजेशन एक अच्छा मेथड है जिसके अंदर हम तमाम चीजों को, वायरसेस को, एंडोस्पोर्स को, माइक्रोब्स को, हर चीज को खत्म कर देते हैं। जबकि डिसइंफेक्टेंट सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को खत्म करने का सबब बनता है। इसी तरह से एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या है। एंटीसेप्टिक्स ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स हैं जिनको बॉडी की सरफेस पे भी लगाया जा सके। एग्जाम्पल की बात करेंगे, डिटोल। डिटोल एक कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट है। डिटोल को हम ना सिर्फ किसी सरफेस पे लगा सकते हैं, बॉडी के ऊपर से बैक्टीरिया रिमूव कर सकते हैं, बल्कि डिटोल को हम डिफरेंट सरफेस पे, अपने फ्लोर पे, टेबल की सरफेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। इसी तरह से सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या है। सैनिटेशन कोई भी क्लींजिंग टेक्निक है, ऐसी टेक्निक जिससे आप मैकेनिकली माइक्रोब्स को रिमूव कर सकें, ऐसी टेक्निक को हम सैनिटेशन कहते हैं। और ऐसे केमिकल्स जिनको हम यूज करते हैं ये टेक्निक में, उन्हें हम सैनिटाइजर्स के नाम से जानते हैं। तो दीज आर बेसिकली एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स वो होते हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे भी, और डिसइंफेक्टेंट्स वो हैं जो कि सिर्फ सरफेसेस पे अप्लाई किए जा सकते हैं। आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि एक डिसइंफेक्टेंट्स जो सा है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, स्ट्रॉन्गर है एंटीसेप्टिक्स के मुतालिक। एक डिसइंफेक्टेंट्स ज़्यादा जहरीला है, ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा तेज होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एक्शन में, और इसीलिए वो डिसइंफेक्टिंग सरफेसेस के तौर पे इस्तेमाल होता है। लिस्टरीन एक एंटीसेप्टिक की एग्जांपल है, जबकि डिटोल एक डिसइंफेक्टेंट की एग्जांपल है। इट कैन बी अप्लाई ऑन द फ्लोर और द बॉडी। देन टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, आपको कुछ डिसइंफेक्टेंट टाइप दिखाई जा रही हैं। फिनॉल्स केमिकल कंपाउंड्स हैं, फिनॉल्स को भी डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है। आयोडीन को भी यूज किया जाता है टू किल द पैथोजेंस, टू किल बैक्टीरिया। पोटाशियम पर ऑक्सी मोनोसल्फेट ये भी यूज की जाती हैं। क्लोरीन डाइऑक्साइड को भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, ये सारे कंपाउंड्स, क्लोरीन कंपाउंड्स, ये सारे कंपाउंड्स एबिलिटी रखते हैं बैक्टीरिया को किल करने की। दैट्स व्हाई दे ऑल कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स। देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स को समझना पड़ेगा।
हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स बेसिकली ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि लाइफ को किल करते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स, ये दवाइयों का ग्रुप है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए या उन्हें इलाज करने के लिए काम आता है। बैक्टीरिया के खिलाफ ये एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छा अफेक्ट करती हैं, दे आर इफेक्टिव, लेकिन एनिमल सेल्स को ये नुकसान नहीं पहुंचाती। एंटीबायोटिक का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यही है कि हम एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया को तो मार देती हैं लेकिन हमारे सेल्स को नहीं मारती। दो तरह की एंटीबायोटिक्स हैं, बैक्टीरियोसाइडल, ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल तो नहीं करती लेकिन इनकी अमाउंट को रोक देती हैं। स्टैटिक का वर्ड बेसिकली स्टैट से ही निकला है, साकिन, रुका हुआ, थमा हुआ, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला। बैक्टीरियासाइडल तमाम बैक्टीरिया को किल कर देती हैं एंड बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया जाता है इसमें। व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट यूज, इसे आप मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक के नाम से भी जानते हैं। एंटीबायोटिक बहुत अच्छी चीज है, बहुत फायदेमंद है, इससे बहुत सी जिंदगियां सेव की जाती हैं, लेकिन इसके कुछ मिस यूज भी हैं। क्या क्या है वो हम देखते हैं। अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की हिदायत के बगैर गैर जरूरी तौर पे जब इसकी जरूरत भी ना हो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लेना बहुत से वायरसेस के इन्फेक्शन को रखता है। यानी कि हम समटाइम वायरल इन्फेक्शन के अंदर खुद ही से हम कुछ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके बहुत से बैड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करना जबकि नैरो स्पेक्ट्रम से भी काम चल रहा हो। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव, लेकिन उसके बावजूद आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करेंगे तो वो हेल्थ के लिए खतरनाक है। इससे हमारे बैक्टीरिया ज्यादा इम्यून हो जाएंगे, बैक्टीरिया उस मेडिसिन के खिलाफ असर लेना छोड़ सकते हैं। प्रिस्क्राइबिंग टू लो और टू हाई डोज, जरूरत से ज्यादा डोज लेना या जरूरत से कम डोज लेना ये फायदे की बजाय उल्टा नुकसान का सबब बन सकता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनको लो डोज दी जाए वो बैक्टीरिया इन दवाइयों के खिलाफ इम्यून हो जाते हैं, वो इन दवाइयों के खिलाफ असर करना छोड़ देते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जिनको हाई डोज दी जाए उनके लिए फिर ऐसी बैक्टीरियाज को कायम रखना मुश्किल हो जाता है। कॉन्टिन्यूटिंग ट्रीटमेंट फॉर लॉन्गर देन नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा देर तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम देखते हैं जो कि मिस इफेक्ट्स या फिर मिस यूज के नाम से जाने जाते हैं। देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। एक काऊ है जो कि बीमार है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज मौजूद हैं, उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए मेडिसिन दी गई और काऊ की मेडिसिन जो हमने मेडिसिन दी है वो जस्ट कुछ खास एंटीबायोटिक्स को किल करती है। ब्लू एंटीबायोटिक्स को उसने माइक्रोब्स को किल कर दिया लेकिन ग्रीन माइक्रोब्स अभी भी वहां मौजूद हैं। ये ऐसे माइक्रोब्स मौजूद हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं, इनको एंटीबायोटिक किल नहीं कर पाती। अब चूंकि हमने सिर्फ यही वाले एंटीबायोटिक बचा लिए, अब आपके यही खतरनाक वाले एंटीबायोटिक ग्रो करेंगे और पूरे फैल जाएंगे। अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर से डिफरेंट मेथड के जरिए, इसके मीट के जरिए, फ्रूट्स के जरिए और प्रोडक्ट्स के जरिए, मिल्क के जरिए या फिर वेस्ट मटेरियल के जरिए ये बैक्टीरिया जो कि रेसिस्टेंट हैं ये इन्वायरमेंट में फैल सकते हैं और अनकंट्रोल्डली प्रोलिफरेट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर फैलने की सलाहियत रखते हैं। देयर इज एन इंफॉर्मेशन के ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, पहली तो बात यह है कि इम्यूनाइजेशन होती क्या है। व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन हमने पीछे भी पढ़ा कि बेसिकली लुइस पास्चर ने ये डेवलप किया था मेथड, जिसके अंदर हम बीमारी से पहले ही अपने अंदर इंतजाम कर लेते हैं कि हमारे अंदर बीमारी से पहले ही बैक्टीरियाज को किल करने का सिस्टम मौजूद हो जाए। तो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वैक्सीन बिल्कुल एक इन्फेक्शन ही की तरह है, इट मैच मिमिक्स टू द इन्फेक्शन, बिल्कुल एक इन्फेक्शन की तरह है जिसके अंदर हमारी बॉडी को फाइट करना पड़ती है। एक्चुअली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन इज दैट कि बॉडी के अंदर कुछ वीक या अनहार्मफुल ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। ये हार्मलेस ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर बीमारी तो नहीं फैला पाते लेकिन ये हमारी एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट कर देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देते हैं और इस एंटीबॉडी की वजह से आइंदा फ्यूचर में आने वाले माइक्रोब्स किल कर दिए जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि इम्यूनाइजेशन बेसिकली एक प्रिवेंटिव मेजर है। हम एहतियात के तौर पे बॉडी की इम्यूनिटी को पहले से एक्टिवेट करवा लेते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई माइक्रोब हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तो चिकन कोलेरा वैक्सीन कैसे डेवलप की गई थी, इसकी डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर एक कोलेरा बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि कोलेरा डिजीज फैलाता है। हमने इस बैक्टीरिया का एक कल्चर लिया और इस कल्चर को एक हेल्दी चिकन में इंजेक्ट किया और देखा गया कि वो चिकन बेसिकली फ्री रह गया, यानी कि इस चिकन के अंदर बीमारी नहीं हुई। वजह ये थी कि जो कल्चर हमने इस्तेमाल किया है दैट वाज एजिड कल्चर,
दैट वाज ओल्ड कल्चर। इसके जो माइक्रोब्स थे, इसके जो बैक्टीरिया थे, वो ज़्यादा फिट नहीं थे, वो बीमारी फैलाने के काबिल ही नहीं थे। तो ऐसे माइक्रोब्स को हमने एजिड कल्चर माइक्रोब से लिया। फिर हमने क्या किया, इसी हैन के अंदर हमने एक फ्रेश कल्चर डाला। फ्रेश कल्चर में ऐसे खतरनाक ऑर्गेनिज्म मौजूद थे जो कि बीमारी का सबब बन सकते थे। हमने देखा कि नॉर्मल चिकन को जब हमने ये फ्रेश कल्चर दिया तो उस चिकन की डेथ हो गई, लेकिन जब यही कल्चर एक पहले से एजिड कल्चर वाली मुर्गी में डाला गया तो उसको ये बीमारी नहीं हुई। इससे हमें ये पता चला कि ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर था कि हमने फ्री कोलेरा वाला लिया। हमने बेसिकली इसमें किया क्या है, हमने देखा कि वो हैन जो कि पहले से एजिड कल्चर से इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, उस पे फ्रेश कल्चर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यानी कि हमने फ्रेश कल्चर की असरात को एजिड के असरात से खत्म कर दिया। दिस वाज द कोर कॉन्सेप्ट जिसने कि वैक्सीन की डेवलपमेंट में हमारी हेल्प की। इसी तरह से एडवर्ड जेनर वो पहला साइंटिस्ट था जिसने वैक्सीनेशन की थी ह्यूमंस में। वैक्सीनेशन का वर्ड बेसिकली वैका से निकला है, एंड वैका मीन काउ। एडवर्ड जेनर ने एक काउ बॉय लिया और काउ के लेजन से, काउ के जख्म से कुछ मैटर उसने लिया और एक छोटे से बॉय जेम्स फिप्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक बॉय को एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है उसकी बॉडी में। 1796 में उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उसने स्मॉल पॉक्स के ऑर्गेनिज्म जो थे उनको उसने काउ पॉक्स से निकाला और एक ऑर्गेनिज्म एक इंसान की बच्चे की बॉडी में इसको डाल दिया गया। तो देखा गया कि बच्चे की बॉडी पे काउ पॉक्स का कोई असर नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई। और उसी बच्चे में जब दोबारा से स्मॉल पॉक्स के वायरसेस डाले गए तो उसकी बॉडी ने उन वायरसेस के खिलाफ हमला कर दिया। यानी कि काउ पॉक्स के जरासीम उसकी बॉडी में होने की वजह से उसकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसी वैक्सीन को हम कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन, या फिर दूसरा वर्ड इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इम्यूनाइजेशन। यानी कि हमने बॉडी की इम्यूनिटी को पहले ही एक्टिवेट कर दिया, हमने अपनी बॉडी को इम्यून कर दिया उस बीमारी के खिलाफ। नेक्स्ट टॉपिक इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, जैसा कि हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया ही का एक स्पेशल ग्रुप है जो कि साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। ये डिवीजन साइनोफाइटा से बिलोंग करते हैं। साइनोफाइटा का जो पहला वर्ड है या जो कैजुअल वर्ड है दैट इज ब्लू ग्रीन एल्जी। ब्लू ग्रीन एल्जी कहने का मतलब ये है क्योंकि दीज आर ऑटोट्रोफ्स, ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके लिए इनके पास जो पिगमेंट्स हैं, दो तरह के पिगमेंट्स हैं इनके पास। एक है जी ब्लू पिगमेंट, एक है ग्रीन पिगमेंट। इन्हीं पिगमेंट्स की बुनियाद पे हम इन्हें ब्लू ग्रीन एल्जी का नाम देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नॉस्टॉक एनाबिना इसकी एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया की। साइनो मीन ब्लू एंड बैक्टीरिया मीन बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनकी कलर ब्लू है उन्हें हम ब्लू ग्रीन या फिर ब्लू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ऑल्दो दे आर प्रोकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों के दरमियान एक लिंक का काम करते हैं। यानी कि दोनों के दरमियान, इनके दरमियान काफी रिजेम्बलेंस है, काफी मैचनेस है इनके दरमियान। देन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये हैं कैसे? दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे हैं, आम आंख से नजर नहीं आते। मेरीन वाटर में, सेडिमेंट्स में, पेलेजिक जोन्स में, पानियों में, फ्रेश वाटर में और जमीन में हर जगह पाए जाते हैं। लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, बहुत शदीद कंडीशंस में भी रहते हैं, केमिकल्स की मौजूदगी में और टेम्परेचर की मौजूदगी में भी गुजारा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी जी? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव फोटोसेंसिस, ये वो पहले ऑर्गेनिज्म थे इस कुर्राए जमीन पे जिन्होंने फोटोसेंसिस को शुरू किया, क्योंकि इनके पास स्पेशल सिस्टम्स मौजूद थे जिन्हें हम फोटो सिस्टम्स कहते हैं। इन्होंने फोटोसेंसिस शुरू की और जमीन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करना शुरू किया। तो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के अंदर या अर्थ के अंदर ऑक्सीडेशन इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करने में इन ब्लू ग्रीन एल्जी का बहुत अहम रोल है। इसके अलावा ये भी इनकी इंपॉर्टेंस है कि बहुत से जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले किया कि ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो यूजेबल नहीं है, तो यूजेबल को या आप यूं कह लें कि अनयूजेबल को यूजेबल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारे पौधों की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से टू मोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, साइनोबैक्टीरिया दो तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकते हैं, दो तरीकों से अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 यूजिंग द लाइट फ्रॉम सन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर दें। नंबर 2 इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नंबर 2 प्रोसेस इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाए और इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कंपाउंड बनाए जाएं, इसे हम कहते हैं
बेसिकली केमिकल प्रोसेस। तो साइनोबैक्टीरिया दोनों प्रोसेस के जरिए अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन इनके पास मौजूद होती हैं। साइनोबैक्टीरिया कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले पिगमेंट्स की हमने बात की, इनके पास दो तरह के पिगमेंट्स मौजूद हैं, ब्लू एंड ग्रीन, डेट्स वाई हम इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्लोरोफिल ए, फाइकोबिली प्रोटीन्स मौजूद हैं, फाइकोरिथ्रिन प्रोटीन्स हैं, फाइकोसाइनिन प्रोटीन्स हैं, एलोफाइकोसाइनिन प्रोटीन। दीज ऑल आर पिगमेंट्स विच दे कैन बी यूज्ड इन दी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने के लिए ये कुछ पिगमेंट्स मौजूद हैं, फाइकोरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन एंड एलोफाइकोसाइनिन। दीज आर द फ्यू पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दी साइनोबैक्टीरिया। स्टोरेज क्या काम? साइनोबैक्टीरिया अपनी बॉडी में बहुत सी चीजें स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्पेशली फूड मटेरियल स्टोर कर सकते हैं। ग्लाइकोजन कैन बी स्टोर्ड एज फूड मटेरियल, जैसा कि एनिमल्स में भी स्टोर किया जाता है। इसीलिए हमने कहा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर काफी रिजेम्बलेंस दिखा रहे हैं। ये साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान काफी मैचनेस शो करते हैं। तो ग्लाइकोजन बेसिकली एनिमल्स और साइनोबैक्टीरिया दोनों के अंदर एक कॉमन पॉइंट है। एनिमल्स भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी। देन सेल वॉल, साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज से बनी हुई है? अमाइनो एसिड से बनी हुई है एंड शुगर से बनी हुई है। फॉर्म्स, किस फॉर्म से पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया? 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर सिर्फ एक सेल सेपरेट रहता है और उसके इर्द गिर्द एक म्यूकोलेजिनस इन्वेलप है। म्यूकोलेजिनस इन्वेलप इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, जो कि इसकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। कॉलोनीज, बहुत से साइनोबैक्टीरिया इकट्ठे रह सकते हैं कॉलोनीज की शक्ल में। फिलामेंट्स, बहुत से साइनोबैक्टीरिया साथ साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो बेसिकली हमने देखे 3 डिफरेंट मोड्स देखे साइनोबैक्टीरिया के, कि साइनोबैक्टीरिया अलग भी रह सकते हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में भी रह सकते हैं और फिलामेंट्स की फॉर्म में भी रह सकते हैं। मल्टीसीरेट और ट्रू ब्रांचिंग विद ट्राइकोम आर इन वन रो, यानी कि मल्टीसीरेट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसके अंदर कोई ब्रांचिंग ना हो। नॉट ट्रू ब्रांच व्हेन ट्राइकोम्स आर वन इन रो, यानी कि ट्राइकोम सिर्फ एक रो में हो, इसकी कोई ब्रांच ना हो, इसको हम कहते हैं ट्रू ब्रांचिंग, मल्टीसीरेट। देन फीचर्स, बेसिकली व्हाट इज ट्राइकोम? जब बहुत से, ये आपको साइनोबैक्टीरिया दिखाया जा रहा है, जब बहुत से साइनोबैक्टीरिया आपस में जुड़ जाते हैं, लाइंस बना लेते हैं, छोटे छोटे एक रो की फॉर्म में आ जाते हैं, तो इस फॉर्म में हम इन्हें ट्राइकोम का नाम दे देते हैं। ट्राइकोम और आल्सो नोन एज फिलामेंट। तो इस फिलामेंट के बाहर एक लेयर लगी नजर आती है आपको, डेट इज नोन एज म्यूकोलेजिनस शीथ। ये शीथ इन तमाम सेल्स को, इन पूरे फिलामेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और सेल वॉल के बाहर होती है। म्यूकोलेजिनस शीथ क्या है? म्यूकोलेजिनस शीथ का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना सेल्स को ड्राइंग से। हमने भी बात की कि बैक्टीरिया जो हैं वो खुश्की में मर सकते हैं, तो बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक लेयर बना ली है जो कि उन्हें खुश्की से या खुश्क होने से बचाती है। इन्वॉल्व इन ग्लाइड करने में, मूव करने में हेल्प करती है। शीथ इज ऑफन कलर्ड एज रेड और ब्लू। रेड कलर ऑफ शीथ शोज दैट इट इज एसिडिक शीथ, यानी कि इसकी पीएच लो है, जबकि ब्लू कलर की जो शीथ है वो शो करती है कि इसकी पीएच ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, यानी कि बेसिक है। जबकि येलो या ब्राउन कलर ये शो करता है कि ये जो आपकी है म्यूकोलेजिनस शीथ, इसके अंदर हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। तो दीज आर सम कलर कोडिंग्स, ये कलर बताते हैं हमें कि म्यूकोलेजिनस शीथ की क्या केमिस्ट्री है, आया कि वो एसिडिक है, आया कि वो बेसिक है, या उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट मौजूद हैं। इसी तरह से हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं? अगर आप एक फिलामेंट को देखें, एक पूरे ट्राइकोम को देखें, तो इसमें आपको नजर आते हैं कि बहुत से सेल्स जुड़े हुए हैं और इन्हीं सेल्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स भी मौजूद हैं। दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स आर नोन एज हेट्रोसिस्ट। ये सेल्स बाकी सेल्स की निस्बतन थोड़े से बड़े हैं, लार्ज हैं, अंदर से खाली हैं, होलो हैं, इनकी वॉल्स भी थिक वॉल्ड हैं। फंक्शन इनका क्या है? फंक्शन इज टू प्रोवाइड एन एरोबिक एनवायरनमेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने भी पढ़ा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनका काम यह है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को हेल्प आउट करते हैं और हेल्प आउट करने के लिए एन एरोबिक एनवायरनमेंट की प्रोवाइड करते हैं। देन देयर इज आल्सो फिलामेंट। आप देख सकते हैं कि ट्राइकोम है, ट्राइकोम के अंदर एक स्पेशल सेल जिसे हमने हेट्रोसिस्ट का, वो भी आपको नजर आ रहा है। 10 माइक्रोन इसकी यूनिट है, यानी कि साइज की बात करें तो ये 10 माइक्रोन का साइज है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका साइज कितना हो सकता है। इसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। दिस इज बेसिकली अ माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट। तो बहुत छोटे छोटे वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये जुड़ के पूरा फिलामेंट बना रहे हैं, लेकिन पूरा फिलामेंट भी इतना बड़ा नहीं है कि हम उसे मुकम्मल ऑब्जर्व कर सकें।
देन दीज आर फ्यू पिक्चर्स के ये ब्लू ग्रीन एल्जीज कहाँ पाई जा सकती हैं। आप देख सकते हैं कि वाटर का जो कलर है वो यहाँ पे किस तरह का है, ग्रीनिश नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे ब्लूइश एंड ग्रीनिश नजर आ रहा है, यहाँ पे अगेन ग्रीनिश नजर आ रहा है, एंड यहाँ पे भी ब्लूइश एंड ग्रीनिश। दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्जीज। तो एल्जीज कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? मैरीन वाटर में, समुद्र के पानी में, फ्रेश वाटर में, ताज़ा पानी के चश्मों में, हॉट स्प्रिंग में, गर्म पानी के चश्मों में, या फिर टेरेस्ट्रियल खुश्की पे रहने वाले सॉइल फ्लोरा के नाम से हम इसे जानते हैं। सॉइल में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें सॉइल फ्लोरा में, तो बैक्टीरिया इन तमाम इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। देन दिस इज द फ्यू इन्फॉर्मेशन के इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1 इंपॉर्टेंस क्या है जी? पोल्यूशन इंडिकेटर। ब्लू ग्रीन एल्जीज पोल्यूशन इंडिकेटर। साइनोबैक्टीरिया एंड ओसिलेटोरिया ये दो स्पीशीज हैं जिनको हम अक्सर यूज करते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे। सुपर ब्लू ग्रीन एल्जी, सुपर ब्लू ग्रीन एल्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्सपेंसिव पॉन्ड्स कम, बहुत महंगी पॉन्ड्स के ऊपर पाई जाने वाली बेसिकली स्कम है, एक एल्जी लाइक मटेरियल है जो कि साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड। क्यों इसको फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसके अंदर 60% प्रोटीन है, यानी कि अगर आप 100 ग्राम स्कम लेंगे, पॉन्ड्स कम लेंगे, तो उसमें 60 ग्राम प्रोटीन होगी। और इन तमाम प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बहुत अच्छे मैनर में हैं, बहुत एक परफेक्ट डाइट में है, तो ये एक बहुत अच्छी फूड के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो सुपर ब्लू ग्रीन एल्जी फूड की कमी को, फूड शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। देन यू कैन सी लाइकन्स हेयर। आप देख सकते हैं कि डायग्राम में आपको लाइकन्स दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि हमने बात की कि फंजाई और एल्जी रिलेशन बनाते हैं, इनके दरमियान कुछ सिम्बायोटिक रिलेशंस बन जाते हैं, इसमें प्रोटोजोआ, फंजाई और नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीशीज इकट्ठी रह रही हैं, और ये स्पीशीज एसोसिएशन बनाती हैं एंजियोस्पर्म्स के साथ। एंजियोस्पर्म्स आर हाई प्लांट जिनके पास वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिनके पास ट्यूब, स्टेम्स, लीव्स मौजूद होती हैं, इन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशंस बनाना, यानी कि ऐसे रिलेशन जो कि दोनों को फायदा दें, इसमें बोथ ऑर्गेनिजम्स कैन बी टेक बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, ऐसे रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। प्रोटोजोआ, फंजाई और बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि इस तरह के सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती हैं और दोनों की फलाह और बहबूद का काम करती हैं। एनाबेना, एजोले और इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वाटर फंड वगैरह, ये हमें प्रोनाइज करते हैं और हमें इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ से मिलती है। देन नॉस्टॉक हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया, अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नॉस्टॉक की बेसिकली साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल है। नॉस्टॉक इज एन मॉडल एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी बहुत से वेजिटेटिव सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये वेजिटेटिव सेल्स कंबाइन होकर एक लॉन्ग फिलामेंट बनाते हैं और इस पूरे फिलामेंट को एक म्यूकोलेजिनस शीथ ने कवर किया हुआ है। वेजिटेटिव सेल्स बेसिकली वो सेल्स हैं जो कि इसकी बॉडी के सेल्स हैं। काइनेट्स आर थिक वॉल्ड सेल्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करेंगे। हेटेरोसिस भी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली नॉस्टॉक एक एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया की। देन सम इंफॉर्मेशन अबाउट नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक ऑर्गेनिज्म का भी नाम है और एक पूरे जीनस का भी नाम है। नॉस्टॉक बिलोंग टू द जीनस नॉस्टॉक एंड इट इज द ऑर्गेनिज्म विच लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। कॉलोनीज की फॉर्म में रहता है, फिलामेंट्स की फॉर्म में रहता है, लंबे लंबे ट्राइकॉम बनाता है, कॉलोनीज बनाता है, और ये जेलेटिनस सब्सटेंसेस के अंदर एम्बेडेड है, यानी कि जेल लाइक मटेरियल्स के अंदर धंसा हुआ होता है। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन इनकी क्या है, थोड़ी सी डिटेल में अगर हम बात करें, इनकी शेप कैसी है, इनके सेल की सिलेंड्रिकल। अगर आप देखें तो इनके सेल्स थोड़े से सिलेंड्रिकल टाइप हैं, लॉन्ग हैं थोड़े से, इनको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और ओवाइड सेल्स, यानी कि ओवल शेप या फिर स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल, इस तरह के इनके सेल हो सकते हैं। हेटेरोसिस्टास इंटरक्लेरी साइज ऑफ कॉलोनीज रेंजेस फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू माइक्रोस्कोपिक। इनके साइज भी डिफरेंट हो सकते हैं। एक सेल माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोप में नजर आने वाला, या फिर 20 सेंटीमीटर के डायमीटर वाला भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ये साइज इनका डिफरेंट होता रहता है। सम फॉर्म आर जेलेटिनस कॉलोनी, कुछ जो सेल्स हैं वो जेलेटिनस कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, एक कॉलोनी की फॉर्म में डेवलप हो रहे होते हैं। देन रिप्रोडक्शन। साइनोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए जो मेथड यूज होता है वो फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है, फ्रेगमेंटेशन का वर्ड फ्रेगमेंट से निकाला गया है। फ्रेगमेंट मीन पार्ट्स, टुकड़े। तो फ्रेगमेंटेशन में यही होता है कि एक पूरा ट्राइकोम है वो सेंटर में से टूटता है और टूट के दो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में आ जाता है। ईच विल बी ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो गया। दिस प्रोसीजर इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल की बात करें, नॉस्टॉक, फ्लैजिले, फॉर्मी, एडिबल डेलिशियस इन एशिया, ये ऐसी स्पीशीज है
जो कि एडिबल है, खाने के काबिल है, और एशिया के अंदर इसको एज अ फूड के तौर पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है।